नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं प्रयागराज से। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगातार जारी है। अब तक 13.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। अखिलेश यादव ने महाप्रसाद भी बनाया। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगातार जारी है। 2 दिन बाद यानी मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है, इसलिए मेले में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचेंगे। वहां जहां त्रिवेणी में वह डुबकी लगाएंगे, लेटे हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे। तो यह खबर प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। अब तक कुल 13.21 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद अखिलेश यादव महाकुंभ के इस्कॉन शिविर भी गए थे, जहां अखिलेश यादव ने सेक्टर 19 में अडानी और इस्कॉन के सहयोग से चल रहे महाप्रसाद सेवा किचन का निरीक्षण किया। 26 जनवरी 2025 तक 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, अब महाकुंभ में वैसे मौनी अमावस्या की भी बात करें तो अब 2 दिन के बाद ही मौनी अमावस्या की तिथि है, जब पवित्र स्नान करने बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में इस बीच हमने देखा कई दिग्गजों ने भी स्नान किया। लगातार उनकी फहरिस्त शामिल है, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम जुड़ गया, गौतम अडानी साहब ने भी किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव तो वहां पर इस्कॉन मंदिर गए और खुद अडानी के किचन का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जो सेवा किचन वहां पर चल रहा है उनके सहयोग से। ऐसे में अब वहां का माहौल क्या है? अब चूंकि 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है, ऐसे में अब इस विशेष भीड़ को लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, धर्म और आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश और दुनिया और भक्ति है या अथाह श्रद्धा है, वो इस बात से बिल्कुल साबित हो रही है कि करोड़ों की संख्या में लोग संगम के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 के अलौकिक दिव्य भव्य महाकुंभ को अपने नजदीक से देख रहे हैं। और इसी बीच लगातार जो अति महत्वपूर्ण देश दुनिया के जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो लोग भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही बने हुए हैं। हर हफ्ते में 1 या 2 बार वो संगम नगरी पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगी। फिल्म सितारे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचने की सूचना है। वो भी गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेटे हनुमान जी जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। अखिलेश यादव भी मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं और वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या का स्थान है, मौनी अमावस्या का स्नान है, और ऐसे में हर भक्त चाहता है कि ऐसा अमृत स्नान करें, ऐसा अमृत स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करें। तो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या मेला क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी वाहन आज प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अभी तक मीडिया के वाहनों को अनुमति थी, लेकिन वो भी अब प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। सुरक्षा की बात करें तो बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह चेक पोस्ट बनाई गई है। पूरे के पूरे मेला क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो सिर्फ पैदल चलने वालों की अगर संख्या की बात करें तो वही इतनी ज्यादा है कि उसी को कंट्रोल करने में प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी है। बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण आलोक, और नए कीर्तिमान तो रोज गढ़े जा रहे हैं। हम डे वाइज सिलसिला भी वो बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि भाई अब कितने लोगों ने स्नान किया। कल क्या कुछ फिगर है आपके पास? कल कितने लोगों ने वहां आस्था की डुबकी लगाई? देखिए, प्रतिदिन ऐसा माना जा रहा है कि जो संख्या है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक पहुंच जा रही है। ये ऐसे दिनों में स्नान हो रहा है जो कोई भी मुख्य स्नान पर्व नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुख्य स्नान पर्व होंगे उसमें कितने श्रद्धालु भक्त संगम नगरी की तरफ आएंगे। पूरे देश से, देश के कोने कोने से भक्त संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बात अगर ट्रेन, बस की जाए, निजी वाहनों की जाए,
सभी में श्रद्धालु भरे हुए नजर आ रहे हैं। और एक जरूर प्रशासन ने बहुत एहतियात बरता है कि जो प्रयागराज की सीमा पे ही पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और प्रयागराज की सीमा पे ही उनको उतारा जा रहा है। और मेला क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन के आगमन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियां, स्वास्थ्य एम्बुलेंस जाएंगी या प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन मेला क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के दौरे पर दक्षिण भारत की श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महाराज से भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रृंगेरी पीठ के पूज्य शंकराचार्य के प्रयागराज पधारने से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके आगमन से महाकुंभ को पूर्णता मिल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दक्षिण रीति से स्वागत किया गया और उन्हें कुंभ के स्वरूप के रूप में नारियल भेंट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी शंकराचार्य को शॉल उड़ाकर और फल भेंट कर अभिनंदन किया। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के विषय में दी गई जानकारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे और यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण होगा। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। और अब यूसीसी लागू होने का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी पोर्टल और उसके साथ साथ नियमावली का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया है कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी, ऐसा उनका कहना है। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। गृह सचिव की ओर से शनिवार को इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया था। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेष समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट को फरवरी 2024 को सरकार को सौंपा था। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो आखिरकार इंतजार अब खत्म होने वाला है उत्तराखंड वासियों का, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर आज से लागू हो ही जाएगा। लोकार्पण नियमावली का होना है और ऐसे में पोर्टल का भी। यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर उत्तराखंड वासी कितने उत्साहित है, क्या कुछ रहने वाली है पूरी प्रक्रिया आज के दिन के लिए शेड्यूल के हिसाब से? सतीश, उत्तराखंड 2022 से लगातार जब से चुनाव हुए थे और जो घोषणा पत्र में था भाजपा का कि ये जो है अगर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती है, केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है, तो प्रदेश में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन जो भाजपा के घोषणा पत्र में था वो उन्होंने अपना अटल रखा कि चाहे कितने भी व्यवधान पड़े। बहुत कुछ धरना प्रदर्शन हुए उत्तराखंड में। कांग्रेस ने भी लगातार वो निशाना साधा कि जो केंद्र की नीति है वो राज्य में कैसी होगी, लेकिन भाजपा अपनी नीति पे अटल रही। भाजपा ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा तो होगा, भले 3 साल लगे। लगभग 3 साल का समय होने वाला है। लगातार जो है बैठकें चली, लगातार नियमावली में जो भी कोई खामियां थी लगातार बदलाव होते रहे। 5 सदस्यीय जो टीम थी वो लगातार बदलाव करती, जहां पे जो कमियां नजर आई वो करनी पड़ी, संशोधन किया गया। अभी कुछ दिन पहले जब कैबिनेट में बैठक हुई थी, ये चुनाव के टाइम पे कैबिनेट की बैठक बुलाई, उस दिन भी विपक्ष ने ये कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, अब जो है कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको सबको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने लगातार
बार ये कहा कि जिस तरीके से चाहे हमने घोषणा पत्र में जारी करा है कि यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो होगा उत्तराखंड में, तो उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा था। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाले कुछ ही देर में लोकार्पण होगा, उसके पोर्टल का लोकार्पण होगा। और प्रदेश में जो है जिस तरीके से माहौल था कि यूसीसी को लेकर के लोग पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है तो इसमें कोई भी विरोध नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल देखने को मिल रहा है। और लोगों का, जो लोग कुछ वकील हैं, कुछ जज हैं, कुछ अन्य दलों के राजनेता हैं या कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो है कोई दिक्कत नहीं, अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो उसके बाद केंद्र में भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो है लगातार बातें हुई और आज आखिर में यूसीसी लागू होने वाला है, कुछ ही देर में लोकार्पण होने वाला है। जी सतीश, इसमें क्या कुछ ऐसे कुछ अहम प्रावधान हैं, आपको जानकारी है, जिससे लोगों के आम जनजीवन पर या फिर जितने भी लोग हैं उनके मन में जो उत्सुकता है, उनको जानने की रुचि है, उसके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को पता होने चाहिए? वाले जो ये थे, लिविंग में रहते थे, या जो ये शादी ब्याह में जो एक्ट थे उनमें थोड़ा सा जो है बहुत अच्छे कानून हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये हो रहा था कि शादियां कोई 3-3 शादियां, कोई एक शादियां, और कुछ ये लिविंग में रहते थे और फिर ये केस लगते थे, इन तरीके की जो दुनिया भर की बातें होती थी। एक ही देश में 4 कानून शादियों के लिए बने हुए थे, तो उनमें संशोधन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों की बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, और यह दुखद खबर आ रही है, जहां पूर्व विधायक भीमा मंडावी की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो यह बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पूर्व विधायक भीमा मंडावी की बेटी ने आत्महत्या की है। दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक भीमा मंडावी की बेटी है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। देहरादून के दंतेवाड़ा से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। कोटा में माफ कीजिएगा, वो पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर उसने सुसाइड कर लिया है। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, जांच में पुलिस जुट चुकी है। दंतेवाड़ा जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी दीपा ने देहरादून में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दीपा कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दीपा की मां ओजस्वी मंडावी की महिला आयोग सदस्य है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, देहरादून से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक भीमा मंडावी की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। देहरादून के दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक भीमा मंडावी रही और उनकी बेटी कोटा में पढ़ाई कर रही थी और वहां पर उसने सुसाइड कर लिया है। वक्त एक और बड़ी खबर, जहां मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण का एक मामला है, वह सामने आ रहा है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण से जुड़ी हुई, जहां अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर हाल ही में हुए बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए वहां पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं, सोमनाथ मंदिर के पास कथित निर्माण, जो अवैध निर्माण था, उससे जुड़ी हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, तो अब देखिए, ये जो अवैध निर्माण है, आमतौर पर इसके ज्यादातर मसले तो उत्तर प्रदेश से निकल कर आते थे, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण का मामला और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई, क्या कुछ इस पूरी सुनवाई में इसके हाईलाइट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उसके आसपास जो कुछ कंस्ट्रक्शन है उनको गिराए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि 25 अक्टूबर को जिस मामले पर सुनवाई हुई, तो जो याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये अतिक्रमण गिराया जा रहा है, माफ कीजिएगा, जो ये स्ट्रक्चर है जो कि
पहले प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था और वक्त की प्रॉपर्टी है फिलहाल, उसको वो गिराया जा रहा है। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस मामले में जो कार्रवाई है वो पिछले 5 महीने से चल रही थी, चूंकि अक्टूबर में सुनवाई हुई थी, उससे 5 महीने पहले की बात स्टेट गवर्नमेंट ने बताया और ये कहा कि 5 महीने से इस मामले में कार्रवाई चल रही थी, फिलहाल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं देने की बात की थी, क्योंकि इनकी तरफ से कहा गया था कि वहां पे कोई कार्रवाई न की जाए, न तो जमीन का आवंटन किसी को किया जाए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस मामले में न तो ये जमीन को किसी को दिया जाएगा और जो यथास्थिति वो बरकरार रखा जाएगा, इसी वजह से जो याचिकाकर्ता थे उनकी अंतरिम राहत की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। फिलहाल जो गुजरात सरकार है उसको नोटिस जारी कर दिया गया था। आज इस मामले में गुजरात सरकार का जवाब देने के बाद इस पर सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार प्रदेश भर में 66% मतदान हुए। प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा प्रदेश में मत प्रतिशत घटना के इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदान को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में मतदान हुआ है वो चिंता का विषय है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस विषय की गहनता से इसके ऊपर विचार करना चाहिए और मत प्रतिशत क्यों घटे हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब उसके नतीजे आ चुके हैं और इसमें यह भी बात निकलकर सामने आई कि 66% मतदान हुआ, जिस पर वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा है अब तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि इस मसले पर विचार करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वोटिंग कम क्यों हुई, और पार्टी के पदाधिकारियों को उन्हें निर्देशित किया है कि इसकी समीक्षा जरूर करें। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता प्रकट की है। 66% इस बार मतदान हुआ निकाय चुनाव में, उसको लेकर के उन्होंने यह कहा है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पर फोकस करें और यह जानने की कोशिश करें कि आखिर इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है और इसके बारे में समीक्षा करें, लोगों से बातचीत भी करें। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर, जहां गैंग वॉर में खानपुर एक पूरा मामला, खानपुर में गैंग वॉर का मामला सामने आया है। पूर्व एमएलए ने गोलियां बरसाई है। गुस्से में पिस्टल लेकर विधायक दौड़ते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व एमएलए ने गोलियां बरसाई हैं। गुस्से में पिस्टल हाथ में लेकर विधायक दौड़ते हुए नजर आए और बदला खानपुर में यह पूरा झगड़ा हुआ है और गुस्से में पिस्टल लेकर विधायक को दौड़ना पड़ा है। उत्तराखंड में गैंग वॉर का यह मामला और पूर्व एमएलए ने गोलियां बरसाई है। तो यह खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सतीश, आखिर यह क्या कुछ पूरा मामला है कि आखिर एक विधायक को पिस्टल लेकर दौड़ना पड़ा, गोलियां चलाना पड़ा, अपने आप में बेहद सनसनीखेज मामला, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में बहुत शांत माहौल है और शांत माहौल के बीच शांत माहौल के बाद ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व विधायक चैंपियन और प्रेजेंट विधायक उमेश कुमार के बीच लगातार तनातनी चल रही है और तब से चल रही है जब से वो विधायक बने। कभी भी ये नहीं है कि उस क्षेत्र में शांति का माहौल रखे दोनों विधायक। कभी जुबानी जंग चलती है तो कभी ट्विटर जंग चलती है। तो कल जो देखने को मिला, जिस स्थिति से देखने को मिला है, तो प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये इस तरीके का माहौल कभी होता नहीं है उत्तराखंड में जी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया है जी। और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का माहौल है और उत्तराखंड में हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है और उत्तराखंड की जनता भी लगातार इसमें रिएक्शन दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा सत्तारूढ़ दल के, इस तरीके से होना एक दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 2 एमएलए के लिए और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं यह गोलियां चली है और ऐसे में
तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जताई है, क्योंकि उत्तराखंड की शांत फिजा में यह अशांत माहौल लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।